तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट एक्सरसाइज 6.4। उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, फिर हम चलेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। तो इसी थ्योरम से जो है सारे क्वेश्चन होने हैं। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पास मेनली बेसिकली क्या है, 3 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है 6 चैप्टर में। पहला थ्योरम जो है बीपीटी थ्योरम है, दूसरा जो थ्योरम है ये वाला थ्योरम जो मैं कराने जा रहा हूँ, तीसरा जो है वो पाइथागोरस थ्योरम है। इन 3 थ्योरम में से एक थ्योरम जो है वो आपके पक्का एग्जाम्स में आने वाला, चाहे बेसिक से हो चाहे आप स्टैंडर्ड से कहीं से भी हो, लेकिन इन दोनों में से एक थ्योरम आपके आने के 95% चांस रहते हैं। तो तीनों थ्योरम को आपको ध्यान से याद करना, मतलब हाँ याद ही कर लो आप लोग को, ज्यादा अच्छा रहेगा और समझाऊंगा मैं अभी। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं थ्योरम बोलता क्या। थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई 2 ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, ये कोई 2 ट्रायंगल है और दोनों आपस में सिमिलर दे रखे हैं। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके जो एरिया होगा, एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ डी एफ, इनका जो एरिया का जो रेशियो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि एरिया ऑफ एबीसी अपॉन पे एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन पे डी ई का होल स्क्वायर, और या फिर AC अपॉन DF का होल स्क्वायर या फिर BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। ये कंडीशन जो है बराबर होगी, ये हमें शो करना है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते जल्दी से। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी 2 करस्पॉन्डिंग साइड। एनी 2 करस्पॉन्डिंग साइड, कोई भी 2 करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर? तो मैं ये प्रूफ करना, और गिवन क्या है, गिवन ये है एबीसी जो है वो डीईएफ के सिमिलर है। अच्छा ठीक है, अगर ये बोल रहा, इसने बोला कि एबीसी जो है डीईएफ के सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल के आपस में सिमिलर है, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, पहली चीज तो हमें ये पता चल गई जो एंगल ए जो है, एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के। ठीक है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर होगा, और साथ ही साथ में एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर होगा। कोई भी 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो पहली बात तो ये चीज बराबर होंगे, इतना आपको क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात क्या होगी, इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो भी बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ए बी अपॉन पे डी ई जो है बराबर होगा AC अपॉन पे DF के बराबर होगा, और वो हो जाएगा BC अपॉन पे EF के बराबर। ये वाली बात बराबर होगी, तो ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो ये 2 बात तो वो अपने आप ही फॉलो होते हैं, इतना आपको मैंने बता रखा है। अगर आपने सारी वीडियोस को अगर ध्यान से देखा है, फॉलो किया है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ अब हमें निकालना है दोनों का एरिया। अब जब एरिया निकालना होता है तो हम लोगों को क्या चाहिए होती है, हाइट चाहिए होता है। क्या इसकी हाइट है यहाँ पर? नहीं है, तो खुद से ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। ए वर्टेक्स हमने क्या करा, एक इसकी हाइट ड्रॉ करी। ठीक है, और सेम काम हमने किया डी वर्टेक्स से भी, और इसके सामने परपेंडिकुलर को हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से, ये हो गया इस तरह से। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया हम लोगों ने, L नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया M नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी जो आपको सही लगे। ठीक है, L और हमने क्या नाम दे दिया, से M नाम दे दिया। नाउ अब देखिए ध्यान से फटाफट से। सबसे पहले क्या करूंगा इसमें, ना सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये छोटा लेफ्ट के जो 2 ट्रायंगल है, इनको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करें। क्यों करेंगे सिमिलर प्रूफ, अभी थोड़ी देर आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEM। तो ABC और DEM हम लोग देखेंगे, क्या देख रहे हैं हम लोग, इसमें दोनों को हम लोग सिमिलर प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, हम लोग को पता है B जो है वो E के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है। ये फ्रॉम एवब, मतलब ऊपर से पता चलता है, फ्रॉम एवब गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, गिवन भी कह सकते हैं, पहले से बराबर है। दूसरा क्या हमारे पास, एंगल C जो है, अगर ये परपेंडिकुलर ACB जो है वो DME के बराबर है, तो लिख सकते हैं एंगल ACB जो है वो एंगल DME के बराबर है। क्यों है बराबर, दोनों लिखेंगे ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री के हमारे पास कोण है, इसलिए क्या है आपस में बराबर है। तो हम बोल सकते हैं बाय यूजिंग एंगल, हम क्या बोलेंगे, बाय यूजिंग एंगल प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो ABL जो है, ये L है। ठीक है, ABL जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल DEM के। इतनी बात क्लियर हो गई, दोनों हमारे पास क्या हो गए, सिमिलर कहलाएंगे। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर, इसका मतलब इनके भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि AB अपॉन पे DE जो है वो बराबर आ जाएगा AL अपॉन पे DM के। ठीक है, AB अपॉन पे DE बराबर आ जाएगा AL अपॉन पे DM, ये बात भी बराबर हो जाएगी। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान सुनिए, AB अपॉन DE जो है AC अपॉन DF इसके बराबर है, और सेम AB अपॉन DE AL अपॉन DM के बराबर भी है। इसका मतलब फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से क्या पता चला, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से हम लोग को ये पता चला कि AB अपॉन पे DE जो है बराबर है, क्या कहते हैं, AC अपॉन पे DF के, और बराबर है BC अपॉन पे EF के, और वो बराबर है हमारे पास AL अपॉन पे DM के। इसका मतलब चारों जो है हमारे पास वो बराबर होते हैं, साइड भी और साइड में उसकी हाइट भी। ये हमें पता चला किससे, सेकंड और थर्ड से। अब चलते हैं हमारे फटाफट से आगे काम पे। हमें एरिया निकालना है BABC का, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ABC। बताओ भाई फटाफट से, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है इसका, BC है हमारे पास, इंटू इसकी हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास AL। ठीक है, तो AL इसकी हाइट हो जाएगी। सिमिलरली हमारा एरिया जो है हमारे पास किसका, DEF का, बताओ
DEF का जो एरिया होता है वो भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, EF है, तो EF इंटू पर हाइट कितनी है इसकी, DM है, तो ये हो जाएगा हमारे पास दोनों का रेशियो। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं, रेशियो लेता हूं तो हाफ से हाफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन पे एरिया ऑफ DEF जो है वो बराबर आ जाएगा BC अपॉन पे EF। ठीक है, मल्टीप्लाई AL अपॉन पे DM के। अब जो AL अपॉन पे DM है वो BC अपॉन EF के भी बराबर है, देख रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना हमें। इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, 4 मान लो, तो हम देख सकते हैं AL अपॉन DM जो है वो BC अपॉन EF के बराबर ही है, तो मैं इसको लिख सकता हूं BC अपॉन पे EF। ठीक है, मल्टीप्लाई BC अपॉन पे EF ही लिख सकता हूं, तो BC अपॉन EF क्या बन गया, BC अपॉन पे EF का बन गया ये होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। इसका मतलब जो हमारे पास ट्राइंगल ABC और इसका जो रेशियो है वो किसके बराबर हो गया, BC अपॉन EF के होल स्क्वायर के बराबर हो चुका है। अब आपको पता है BC अपॉन EF जो है वो AC अपॉन DF के बराबर भी, AB अपॉन DE के बराबर ही, AL अपॉन DM के बराबर भी है। इसका मतलब हम लोग यहां से देख सकते हैं कि ये जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हमारे पास सिद्ध हो चुका है। जगह नहीं बच रही इसलिए मैं आगे नहीं लिख रहा। इसके बाद क्या होगा, इट मींस ऑल दिस वैल्यूज आर इक्वल। इतना क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सी बात है, आप स्टेप बाय स्टेप याद रख सकते हो। आपने क्या करना है, पहले दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है, इसी क्या क्या बातें बराबर होंगी लिख ली मैंने। ठीक है, उसे इक्वेशन 2 मान दिया। उसके बाद छोटे ट्रायंगल जो है उसको सिमिलर प्रूफ करेंगे। इससे क्या फायदा होगा, AB अपॉन पे DE जो है AL अपॉन पे DM के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये रेशियो हमारे पास आ जाएगी। इस दोनों को यूज करके हमने देखा ये चारों बराबर है ना। उसके हमने दोनों का एरिया निकाला और कंडीशन को यूज करके BC अपॉन EF के स्क्वायर के बराबर आ गए। और अगर एरिया ऑफ ABC DEF जो है BC अपॉन EF के स्क्वायर के बराबर है तो बाकी अपने सबके बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AB अपॉन पे DE बराबर है AC अपॉन DF के बराबर है BC अपॉन EF के, तो BC अपॉन EF इन दोनों के बराबर भी, तो यहां से हम सारे कंडीशन को यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि हो गया है। इसको वीडियो को पॉज करो, पहले आगे क्वेश्चन मत देखना, पहले जो है इस थ्योरम की एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, ये आपको आना चाहिए। नाउ हम अब चलते हैं अपने फटाफट से एक्सरसाइज की तरफ। तो 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि लेट ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर दे रखा है ट्राइंगल DEF की एंड देयर एरियाज भी। ठीक है, रेस्पेक्टिवली 64 और 121, इन दोनों का एरिया दे रखा हमें 64 और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ EF इज इक्वल टू 15.4 एंड सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू व्हाट, फाइंड BC हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है अक्सर 1 मार्क्स में ये आ जाता है। ठीक है, तो आपने से ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर क्या है 1 है। ठीक है, तो उसी थ्योरम के ऊपर है हमारे पास। इसने क्या बोला कि हमें दे रखा है एरिया ऑफ ABC जो है, ठीक है, और हमारे वो दे रखा है कितना 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसने बोला कि एरिया ऑफ DEF जो है वो दे रखा है 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है, और ये बोलता है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, ये हमें सिमिलर बोलता है। और दो चीज और देखिए, इसने क्या दे रखा है, EF दे रखा है हमें कितना 15.4, और हमें बोलता है BC की क्या वैल्यू होगी ये निकालना। ठीक है, तो देखो जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका जो एरिया का जो रेशियो होता है इनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ये भी हमने अब देखा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC और रेशियो अगर लेंगे एरिया ऑफ DEF के, तो ये बराबर में आएगा हमारे पास क्या, BC अपॉन पे EF के होल स्क्वायर के। इतनी बात क्लियर हो गई, BC अपॉन EF के होल स्क्वायर के बराबर आएगा। सारी वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो ABC का जो एरिया दे रखा है कितना 64 अपॉन पे DEF का एरिया कितना देखा 121 इज इक्वल टू हो गया BC अपॉन पे EF का जो है वो होल स्क्वायर है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं BC अपॉन पे EF का जो होल स्क्वायर है वो बराबर किसके 64 अपॉन में 121 के। स्क्वायर जो है वो राइट हैंड साइड में क्या बनता है, रूट बन जाता है, आपको पता है। तो BC अपॉन पे EF जो है हमारे पास वो बन जाएगा रूट पे 64 अपॉन में 121, तो ये हो गया BC अपॉन पे EF जो है हमारे पास वो हो गया 64 अपॉन 120 लिख सकते हैं, 8 अपॉन पे 11 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये रूट के अंदर है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि BC अपॉन पे EF जो है वो आ गया 8 अपॉन 11 के बराबर, इतना कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें एक और वैल्यू दे रखी है, कौन सी, EF की वैल्यू दे रखी है 15.4, तो ये पुट करेंगे तो हो जाएगा BC अपॉन पे 15.4 इज इक्वल टू 8 अपॉन पे कितना हो गया 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा ये BC मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15.4, और यहां से हम देख सकते हैं BC इज इक्वल टू हो गया 8 मल्टीप्लाई 15.4 डिवाइड बाय 11 हो। क्लियर है, यहां तक कर लेंगे सारे, यहां पर सिंपल सा है। ठीक है, ना अगर मैं यहां पर डेसिमल से हटाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 154 अपॉन पे 11 इंटू 10 हो गया। ठीक है, तो 11 से कट जाएगा ये, 11 1 जा 11, 11 4 जा। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 2, ये काटो मत इसे,
तो अब ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 18 4 जा 14 8 जा कितना होता है हमारे पास 8 चौक 32 8 एकम 8 8 3 11 112 अपॉन पे 10 और एक पॉइंट लगा देंगे तो बी सी इज इक्वल टू हो गया 11.2 सेंटीमीटर। तो जो बीसी की जो वैल्यू है वो 11.2 सेंटीमीटर निकल के हमारे सामने आ गई। क्लियर है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम से अक्सर आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम, ये हमारे पास ट्रेपेजियम है ABCD, ABCD एक ट्रेपेजियम है। इसके जो डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे और AB जो है वो CD के पैरेलल है। AB जो है वो CD के पैरेलल है। तो और एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, AB जो है ये जो बड़ी जो साइड है वो इसके दुगनी बताई जा रही है, CD के डबल है। AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ AOB एंड COD। इसका मतलब AOB और COD, AOB और COD दोनों का जो एरिया है उसका हमें रेशियो निकाल के बताना कितना होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमें पता है इन दोनों जो एरिया है हमारे पास उसका जो रेशियो होता है वो बराबर होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। कब? जब दोनों ट्रायंगल कैसे आपस में, दोनों ट्रायंगल जो हमारे पास सिमिलर होता है। पहला काम ये करता है इन दोनों जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, एंड COD। तो AOB और COD में हम लोग काम कर रहे हैं इस तौर पे। ठीक है, ये जो है हमारे पास DC जो है पैरेलल है AB के। ठीक है, ये पैरेलल दे रखा हमें। जब पैरेलल होता है आपको पता है ये Z बन रहा है तो ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं इसे। तो एंगल AC एंगल DCO बराबर में होगा एंगल OAB। क्यों होगा? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम लोग ये Z बन रहा है तो ये जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो जाएगा एंगल CDO बराबर में एंगल, ठीक है, OBA हमारे पास हो जाएगा। ये भी क्यों हुआ? ये भी हुआ हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं बाय यूजिंग एंगल ट्राइंगल AOB जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल DOC के। तो ये D जो है OC सिमिलर हो गया इसके। अगर दोनों सिमिलर है इसका मतलब एरिया ऑफ AOB जो है अपॉन पे एरिया ऑफ COD। AOB में AB ले लिया मैंने, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा ऊपर CD, इसके साइड के स्क्वायर के बराबर हमारा एरिया निकल के आएगा। ये हमने भी देखा था थ्योरम के माध्यम से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ AOB अपॉन पे एरिया ऑफ COD, AB अपॉन पे CD। AB तो हमारे पास AB जो है ना वो ट्वाइस ऑफ CD के बराबर दे रखा, तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ CD। ठीक है, AB को लिख दिया मैंने, अपॉन पे क्या हो जाएगा CD का होल स्क्वायर। ठीक है, अब CD से यहाँ पर CD खत्म हो गया, CD खत्म हो गया, तो यह जाएगा एरिया ऑफ AOB अपॉन पे एरिया ऑफ COD इज इक्वल 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और नीचे कुछ नहीं 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पर जो रेशियो निकल के आ गया, वो कितना आ गया हमारे पास, हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ AOB का जो रेशियो है एरिया ऑफ COD से वो निकल के आ जाएगा 4:1 निकल के हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आया? यहाँ लेता हूँ मैं से, जगह नहीं बची वहां पर, कि एरिया ऑफ AOB रेशियो एरिया ऑफ COD आया 4:1। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर इन फिगर 6.44 ABC अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा ट्राइंगल है, ABC ये वाला ट्राइंगल है, एंड DBC ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एक ही BC पर। ठीक है, ऑन द सेम बेस BC को लेके ये वाला ट्राइंगल बन रहा है और BC को लेके ही ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो दोनों में जो बेस है वो कॉमन है। एंड इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, और AD जो है वो BC को काट रहा है O पॉइंट पे, देन शो दैट एरिया ऑफ ABC और BDC जो रेशियो है वो AO अपॉन पे ODA में शो करना है। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम पहले एरिया ऑफ ABC और DBC निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ABC में बेस तो हमें पता है BC, यहाँ पर हाइट नहीं दे रखा। हाइट क्या होता है, वर्टेक्स से सामने वाले के ऊपर परपेंडिकुलर। तो वो वाला काम करते हैं, A वर्टेक्स से सामने वाले पे क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं। तो ये बनाया सुंदर सा परपेंडिकुलर, ये हो गया। ठीक है, 90 एंगल बना, तो ये इस तरह से बन गया हमारे पास। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने, कुछ भी नाम दे दिया, M नाम दे दिया। क्लियर। इसी तरह से अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल है इसमें बेस तो हमारे पास BC लेकिन हाइट नहीं है। हाइट का मतलब क्या होता है, यहाँ से सामने वाले के ऊपर परपेंडिकुलर, तो इस वाले वर्टेक्स से ये खींच दिया है परपेंडिकुलर। क्लियर, ठीक है, और ये भी होगा 90 एंगल। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एरिया ऑफ ABC की, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की, तो आप बोलोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, तो मैं लिखा मैंने हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसका BC है। ठीक है, इंटू इसकी जो हाइट है वो क्या है AM है। ठीक है, इसको नाम देते हैं AM नाम दे दिया इसको मैंने। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके हमारे पास क्या है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। उसके हमारे पास पता है कि एरिया ऑफ BDC, इस तरह से एरिया ऑफ BDC जो है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो 1/2 इंटू बेस क्या हमारे पास BC और इंटू हाइट कितनी है इसकी हमारे पास DN मान सकते हैं। DN जो है हमारे पास इसकी हाइट है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का रेशियो लूँ अगर मैं, तो अगर मैं एरिया ऑफ ABC अपॉन पे एरिया ऑफ BDC की बात करूं तो हाफ से तो हाफ खत्म हो गया, ठीक है, और BC से BC खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा AM अपॉन पे DN हमारे पास ये बचेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से 3 मानना है इसको। ABC और DBC जो है AO अपॉन पे OD के बराबर लाना है, लेकिन बराबर आ गया AM अपॉन DN के, ठीक है। ध्यान से रखना, क्या बोला मैंने, AM अपॉन पे DN के बराबर आ गया, लेकिन मेरे को AN अपॉन पे DN ना चाहिए था, मेरे को चाहिए था AO अपॉन पे DO। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो दो ट्राइंगल है, अगर मैं इसको कैसे सिमिलर प्रूफ कर दूं, सिमिलर प्रूफ करते हैं इसका जो रेशियो है वो सेम हो जाएगा। इसका मतलब वहां पर AM अपॉन पे DN जो है वो बराबर आ जाएगा AO अपॉन पे OD के। इसका मतलब मेरे को दोनों क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। मेरा काम यहां पर बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल DON, दोनों ट्राइंगल अगर हम काम करेंगे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO क्या हो जाएगा, ये ईच 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे बोला था, तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। क्यों होगा, ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल AOB जो है वो बराबर होगा, एंगल AOB जो है बराबर किसके होगा, DOC के बराबर हो जाएगा, DOC के। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बाय एंगल ट्राइंगल AOM जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल DON के। अगर ये सिमिलर है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो AN अपॉन पे DN जो है वो बराबर हो जाएगा AO अपॉन पे OD के बराबर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, 3rd और 4th को अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो AM अपॉन बी DM जो है वो AO अपॉन बी DO के बराबर आ चुका है। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि एरिया ऑफ ABC अपॉन पे एरिया ऑफ BDC जो है बराबर आ जाएगा AO अपॉन पे OD के। और यही हमें प्रूफ करना था और हो गया हैंड्स प्रूफ। क्लियर है? अगर समझ में आया, मजा आया तो कमेंट लिख के बोलो सर बहुत बढ़िया समझ में आ गया, बहुत बड़े कमेंट करना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब कोई दो ट्राइंगल्स है, दोनों का एरिया बराबर दे रखा है और वो दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर किसी भी दो सिमिलर हमारे पास जो ट्राइंगल उनका अगर एरिया बराबर होगा तो हमें ये बताना है कि दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो चलिए बनाते हैं पहले दो ट्राइंगल, फिर मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। चलिए, तो हमारे पास ये दे रखा है दो ट्राइंगल ABC और DEF, बोला है दोनों क्या है हमारे पास, दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, ठीक है। ये साइन जो है वो सिमिलर का है, तो हम प्रूव करना है दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर दोनों ट्राइंगल का हमारे पास अगर एरिया का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन पे एरिया ऑफ DEF जो है हमारे पास वो बराबर होगा किसके, AB अपॉन पे DE के होल स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है? इतना क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसने बोला एरिया बराबर है। एरिया बराबर होने का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं एरिया ABC, अगर दोनों का एरिया बराबर हो तो एरिया ऑफ ABC जो है वो बराबर है एरिया ऑफ किसके, DEF के। दोनों का एरिया बराबर है। अगर दोनों का एरिया बराबर है इसका मतलब ये आपस में कट जाएंगे। अगर ये कट गए तो कितना आएगा यहाँ पर, 1 आएगा। तो 1 अपॉन पे 1 इक्वल टू आएगा AB अपॉन पे DE, इतनी बात समझ आ गई, का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो रूट में 1 अपॉन पे 1 इक्वल टू कितना आ गया, AB अपॉन पे DE आ गया। क्लियर है? और रूट में 1 अपॉन 1 1 ही होता है, तो ये आएगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू AD अपॉन पे DE। और यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा AD इज इक्वल टू DE। ये बात क्लियर हो गई। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। AD जो है हमारे पास किसके, सॉरी AD नहीं, ये AB है, AB अपॉन पे ये AB है, ठीक है। तो AB किसके बराबर आएगा, DE के। तो AB जो है हमारे पास वो किसके बराबर आएगा, DE के। ये वाली बात क्लियर हो गई। सिमिलरली इसी तरीके से जैसे हमारे पास हम कह सकते हैं इसी तरह से एरिया ऑफ ABC जो है अपॉन पे एरिया ऑफ DEF जो है वो बराबर होगा AC अपॉन DF के स्क्वायर के भी, AC अपॉन पे
डी एफ के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये कट के फिर से 1 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन पे डी एफ, ठीक है, अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एफ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो जो ए सी जो है हमारे पास वो किसके, डी एफ के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम कह सकते हैं बी सी जो है वो ई एफ के भी बराबर आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। क्लियर है, यहां तक कर लेंगे आराम से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ अगर हम देखें तो हमें पता चला है ऊपर से ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई दे रखा है, ए सी जो है बराबर है डी एफ के और बी सी जो बराबर है ई एफ के, ठीक है। ये बात दे रखी है फर्स्ट, ये जगह सेकंड, ये जगह थर्ड। तो हम कहते हैं बाय यूजिंग साइड साइड साइड, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी ई एफ के, हो गया हैंस प्रूव्ड। यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हो, इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा है डी ई एफ एंड आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी का जो है डी मिड पॉइंट है, ए बी का ई मिड पॉइंट है, बी सी का एफ मिड पॉइंट है, ए सी का ये दे रखा है। फाइंड द रेशियो ऑफ डी ई एफ एंड एबीसी। तो हमारे पास ये जो अंदर जो ट्राइंगल है डी ई एफ, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, इसका और बड़े वाले ट्राइंगल का जो एरिया है उनका रेशियो देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन सा देना हमें, एक तो ये ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा बताना, मतलब डीईएफ का एरिया अपॉन पे एबीसी का एरिया बताना क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो आप याद रख सकते हो, 1/4 होता है इसका रेशियो। ये एक भाग है, देखो वैसे देखा जाए ना चारों पोर्शन एक बराबर होते हैं, 1 2 3 4, अभी कभी 1 मार्क्स में आ जाए या कभी आगे आपके एंट्रेंस में आ जाए तो वैसे याद कर लो आप इसे। ये चारों जो पोर्शन है वो बराबर होते हैं और कोई भी पोर्शन जो है ना वो 1/4 ही होता है सबका, 1:4 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब अगर ये 1 है, ये 1 है, 1 है, ये टोटल 4 होता है, ठीक है। चलिए अब कैसे प्रूफ करना है वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए डी एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी में। ए डी एफ इस छोटे ट्राइंगल पे और बड़े ट्राइंगल पे हम लोग बात कर रहे हैं, क्या होगा देखो ध्यान से। हमको पता है डी एफ जो है, इसने बोल रखा है डी एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। अगर आपने ध्यान से क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम अगर आपने पढ़ा होगा, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो मिड पॉइंट को हम जोड़ेंगे तो वो सामने जो वाले जो साइड होता है उसके पैरेलल होता है मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपको नहीं पता मिड पॉइंट थ्योरम क्या है तो आप क्या कहते हैं यूट्यूब पे लिख सकते हो मिड पॉइंट थ्योरम बाय ज्ञानीकीड़ा, या मैंने उसमें बहुत सारे थ्योरम्स की वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो, वहां आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ऊपर से मोटा मोटा बता दूं कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो मिड पॉइंट को जोड़ोगे ना वो सामने वाले के पैरेलल आता है, ये याद कर लो अभी से। तो डी एफ जो है वो पैरेलल होगा बीसी के, ये तो आता ही आता है। साथ ही साथ में एक और चीज निकल के आती है, अगर हमारे ये इसके पैरेलल तो होता ही होता है और साथ में ये भी निकल के आता है, तो बीसी जो है बराबर आएगा ट्वाइस ऑफ डी एफ। ये दो चीज निकल के आती है मिड पॉइंट थ्योरम से, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम में कि एक तो ये पैरेलल होगा और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि ये जो साइड होगी वो इसकी क्या होगी, हाफ होगी, या फिर कह सकते हैं ये जो है इसका डबल होता है, मतलब बीसी जो है वो डबल होगा डीएफ का। ये हमने 9th में पढ़ा था, मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं पता था तो अभी याद कर लो, क्लियर है, इतना याद रख सकते हो। नाउ अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, अगर डी एफ जो है वो बीसी के पैरेलल है, हम क्या बोलेंगे, इफ डी एफ इज पैरेलल टू बीसी। अगर ये पैरेलल है इसका मतलब ये जो एंगल है हमारे पास वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसे, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल डी बी ई। क्यों होगा ये, इसे बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक। सिमिलरली ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए एफ डी इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई। ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है यहाँ तक। और वैसे एंगल से हो गया, वरना आप देख सकते हो कि एंगल ए जो है इसमें भी आ रहा है और एंगल ए जो है बड़े वाले में भी आ रहा है, छोटे वाले में आ रहा है। तो एंगल ए कॉमन ए भी लिख सकते हो, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या हो जाएगा, ये जाएगा हमारे पास कॉमन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बाय यूजिंग एंगल कह लो या एंगल कह लो, बाय एंगल ट्राइंगल ए डी एफ जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के, ठीक है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है इसका मतलब इनके जो एरिया का जो रेशियो होगा वो इसके साइड के बराबर होगा स्क्वायर के। तो हम कहते हैं एरिया ऑफ ए डी एफ अपॉन पे एरिया ऑफ ए बी सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी एफ इसका साइड है हमारे पास, डी एफ अपॉन पे बी सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इतना कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हमें पता है बीसी की जो वैल्यू है ट्वाइस ऑफ डी एफ है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ए डी एफ अपॉन पे एरिया ऑफ ए बी सी जो है बराबर में आ जाएगा डी एफ अपॉन बी सी को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ डी एफ
का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो df से जो है df खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ ADF जो है वो हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। यहाँ चला गया, तो ये कंडीशन याद रखो, एरिया ऑफ ADF जो है वो 1/4 हो जाएगा इसके एरिया ऑफ ABC के। इतना क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? तो ADF जो है वो 1/4 हो गया ABC के। सिमिलरली इसी तरीके से सिमिलरली आप क्या करोगे? सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। ये भी लिख सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। क्लियर हो ना? इसी तरह देखो, ये तो आ गया 1/4, ये भी आ गया 1/4, इस तरह ये भी 1/4 हो जाएगा, ये वाला टुकड़ा भी। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ EFC इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। ये वाला हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इतनी बात क्लियर हो गई? यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया? नाउ अब देखिए ध्यान से, तो ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, सबको जोड़ने पर क्या आता है हमारे पास? हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ADF प्लस में एरिया ऑफ ADF हो गया BDE प्लस में एरिया ऑफ EFC प्लस में एरिया ऑफ DEF। इन सबको जोड़ने पर क्या निकल के आएगा? बराबर में आएगा एरिया ऑफ ABC। इतना क्लियर है? इन चारों को अगर मैं जोड़ूंगा, चारों को एरिया को जोड़ूंगा तो बड़े वाले के ABC के बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा ADF क्या है? 1/4 ABC। ये क्या हमारे पास? ABC एरिया क्या है? ये 1/4 है। ये भी क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ ABC के 4 है। ठीक है, और हमारे पास ये भी क्या है? ये भी है एरिया ऑफ ABC/4 है, और प्लस में हमें एरिया ऑफ DEF हो जाएगा बराबर में एरिया ऑफ ABC। इतना क्लियर हो गया? आता इतना समझ में आया ना? आगे चलो, तो ये तीनों जो है हमारे पास सेम जुड़ जाएंगे। ABC/4 ABC/4 ABC/4, ये हो जाएगा 3, क्या कहते हैं, ये हो जाएगा एरिया 3 एरिया ABC/4 प्लस में एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू जाएगा एरिया ऑफ ABC हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ना अब देखो एंडिंग चल रही है यहाँ पर, ये जगह एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC। ये हो जाएगा माइनस में 3 एरिया ऑफ ABC/4। ठीक है, इतना क्लियर है? यहां कुछ नीचे क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। नौ अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू, ये 4 यहां मल्टीप्लाई होगा 4 एरिया ABC माइनस में 3 एरिया ABC/पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 एरिया ABC में से 3 गए तो हमें क्या बचेगा? ये बचेगा 1 बचेगा, मतलब एरिया ऑफ ABC/पे क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या पता चला? देखो यहां से क्या मुझे निकला, ये निकला एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ABC/पे 4 होता है। अब ABC इसके नीचे कर दो, तो ये जाएगा एरिया ऑफ DEF/पे एरिया ऑफ ABC बचेगा 1/पे 4। तो यही हमारा आंसर, हमें निकालना था DEF और ABC का रेशियो निकालना था, तो वो कितना निकल के आएगा? 1:4, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट भी याद करो, इसका जो रेशियो होता है 1:4 ही निकल के आता। सब 1/4 1/4 1/4 1/4 होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना और आपका इसको प्रूफ भी आना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर, prove that the ratio of area of two similar triangle is equal to the square of ratio of their corresponding median। ठीक है, तो हमको पता है 2 सिमिलर जो ट्राइंगल होता है उनका जो एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर तो होता ही होता है, लेकिन यहां पर हमें ये बोला जा रहा है कि प्रूव कीजिए कि 2 सिमिलर ट्राइंगल पे जो मीडियन जो होता है उसके भी स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं फटाफट से, टू प्रूफ क्या करना है, हमें लिखना है टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ABC/पे एरिया ऑफ PQR जो है हमें प्रूफ करना है AE/पे PF के होल स्क्वायर के बराबर। ये हमें प्रूफ करना है कि जिसका जो एरिया का जो रेशियो होगा उसके मीडियन के साइड के जो स्क्वायर है उसके बराबर होगा, मीडियन का जो रेशियो है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। और हमें गिवन दे रखा है दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर है। अच्छा, दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर, 2 बात होती है, कौन कौन सी होती है बताओ फटाफट से। पहले तो ये होगा कि एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, और एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर है। ये पहली बात होती है जब हमारे पास दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो। एक और बात होती है, कौन सी होती है? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। AB/पे PQ जो है बराबर होता है AC/पे PR के बराबर होगा।
हमारे पास BC अपॉन पे QR के, ये वाली बात भी बराबर होती है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, यहां ध्यान रखना हमारे पास ये जो AE मीडियन है, PF मीडियन है। मीडियन का मतलब ये होता है जो पूरी साइड को जो है दो बराबर भागों में बांट दे, इसे कहते हैं मीडियन। ठीक है, सिंपल ही है। आपने क्या करना, हम दो ट्रायंगल लेंगे, इस ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। हम लोग क्या करेंगे ना, ये दो ट्रायंगल लेंगे और इसे ना हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे, क्योंकि अभी हमें पता है AB अपॉन PQ ना हमें दे रखा है बराबर। AB अपॉन PQ जो है हमारे पास आधा निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और लेकिन अगर हम उसके साथ साथ अगर मैं AE अपॉन PF भी दिखा दे, AB अपॉन PQ को AE अपॉन PF के बराबर दिखा, तो हमारी बात बन जाएगी। क्या बोलना चाह रहा हूं अभी बताता हूं आपको। तो हमें ये पता, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब उनको जो एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ABC जो है अपॉन पे एरिया ऑफ PQR का जो रेशियो है बराबर किसके होगा, एक और चीज AB अपॉन पे PQ का स्क्वायर। ठीक है, बराबर होगा किसके, AC अपॉन पे PR के स्क्वायर के बराबर होगा, बराबर होगा BC अपॉन पे QR के। ये भी हम लोग को पता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो ये सारी बातें हमारे पास बराबर होती है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मान लिया हम लोगों ने इसे। इतना क्लियर है, इतना क्लियर। ठीक है, नाउ दो ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, कौन कौन सा, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQR, PQF, ABE और PQF ले रहे हैं। देखो एंगल B जो है हमारे पास एंगल Q के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, ये पहली बात हो गई। और साथ ही साथ में देखो ध्यान से, हमें ये पता है कि AB अपॉन पे PQ, AB अपॉन PQ जो है वो बराबर है किसके, BC अपॉन पे QR के। ठीक है, अभी BC अपॉन QR है, BC को लिख सकता हूं मैं ट्वाइस ऑफ BE। ठीक है, और QR को लिख सकता हूं मैं ट्वाइस ऑफ QF, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास निकल के आया, ये निकल के आया AB अपॉन पे PQ जो है बराबर आ गया BC अपॉन पे QR के। ठीक है, तो दो साइड हमारे पास एक पेयर जो है वो प्रोपोर्शन में आ गई। ठीक है, रेशियो सेम हो गया, और हमारे पास एक इनके बीच में जो एंगल है वो सेम हो गया, AB अपॉन पे PQ, और ठीक है इक्वल टू BE अपॉन पे QF, और इनके जो करस्पॉन्डिंग जो इनके बीच में जो एंगल है B वो Q के बराबर है। तो हम कह सकते हैं बाय यूजिंग SAS ट्रायंगल ABE जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQF के। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि AB अपॉन पे PQ जो है वो बराबर आ जाएगा AE अपॉन पे PF के। अगर दोनों सिमिलर हो गया तो AB अपॉन पे PQ जो है वो AE अपॉन पे PF के क्या आ जाएगा, बराबर निकल के आ जाएगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ध्यान से, ABC अपॉन PQR AB अपॉन PQ के होल स्क्वायर के बराबर है, और AB अपॉन PQ जो है वो AE अपॉन PF के स्क्वायर के बराबर भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, काम बन गया हमारा थर्ड एंड फोर्थ से हमें क्या पता चला कि एरिया ऑफ ABC अपॉन पे एरिया ऑफ PQR जो है वो बराबर हो जाएगा AE अपॉन पे PF के होल स्क्वायर के भी बराबर हो जाएगा। ये हमें पता चल गया। ठीक है, तो ये हो गया हैंस प्रूफ्ड, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, और एक बात और ऊपर से याद रखो कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो के स्क्वायर के बराबर तो होता ही होता है, साथ में मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर भी होता है, हाइट के स्क्वायर के रेशियो के बराबर भी होता है, इंटरनल बाइसेक्टर के बराबर भी होता है, एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर भी होता है। मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों करस्पॉन्डिंग कोई भी जो चीज है ना, साइड जो है, लाइन जो है वो हमेशा क्या होंगी, वो करस्पॉन्डिंग जो उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है स्क्वायर के उसमें। ठीक है, नाउ मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्रूफ दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। मतलब हमारे पास कह रहा है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के एक साइड पे एक ट्रायंगल बना हुआ है और दूसरा जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल वो बना है उसके डायगोनल पे। तो ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास साइड में जो स्क्वायर ट्रायंगल बना है उसका जो एरिया है वो हाफ होगा जो हमारा डायगोनल बना है। चलिए पहले डायग्राम बनाकर देखते हैं, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए ये हमारे पास डायग्राम है, ABCD एक स्क्वायर है, स्क्वायर पे एक साइड पे राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है APQ, और स्क्वायर के एक डायगोनल पे एक और इक्वल ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया सॉरी, ABP एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, जो कि एक साइड में बना हुआ है, और उसी तरीके से ये डायगोनल पे बना हुआ है एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल QBD। ठीक है, तो बोल रहा है APB का जो एरिया है वो दिखाना है हाफ ऑफ इस बड़े वाले ट्रायंगल के, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर दिखाना है हमें, ये हमें दिखाना। ठीक है, नाउ तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट मान लिया साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर जो है हमने मान लिया, मान लो मैंने x सेंटीमीटर मान लिया, x मान लिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान सुनना मेरी बातों को। ठीक है, अगर मान चलो मैंने ये x मान लिया,
तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनो, अगर ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स है, क्योंकि इक्वल ट्राइंगल है, साइड के ऊपर बनेगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक और चीज और ध्यान रखना, आपको पता होगा कि हमारे पास ना इसकी साइड तो हमारे पर निकल के आ गई एक्स 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 है, लेकिन इसकी साइड निकल के नहीं आ रही। अब मेरे को इसकी साइड निकाली, सबसे पहले इसके ऊपर काम करना है मैंने। ठीक है, ध्यान सुनना, मेरे को कैसे भी बीडी पता चल जाए तो वही बी क्यू होगा, वही सी डी होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, सी डी बी बन रहा दिख रहा है, ये वाला राइट एंगल है, उसमें दो साइड दे रखी है, हम लोग तीसरी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, पाइथागोरस। तो हम क्या करेंगे, पहले इन ट्राइंगल बी डी सी के ऊपर पाइथागोरस लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्योंकि साइड निकालनी बहुत जरूरी है। लगाएंगे तो हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बी डी के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा हमारे पास इस सी डी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी डी का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2x का स्क्वायर। ठीक है, और यहां से देख सकते हैं हम लोग बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2x निकल के आ जाएगा। इतना क्लियर है हमारे पास, ये रूट बन जाएगा, ये हो जाएगा, तो बी डी इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास रूट में 2x का स्क्वायर, √2 तो √2 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर में 2x है, एक बाहर चला गया, तो ये वाली बात हो जाएगी हमारे पास। इसका मतलब ये जो साइड निकल गया कितना है, √2x निकल के आएगी, ये भी √2x हो जाएगा, ये भी √2x हो जाएगा। इतनी बात पहले क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, मेरे को क्या करना है ना, मैं दोनों जो ट्राइंगल है उसका रेशियो लेता हूँ, मतलब एरिया ऑफ ए पी बी, ठीक है, अपॉन पे एरिया ऑफ क्यू डी बी। ठीक है, अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो एरिया होता है आपको पता होगा √3 अपॉन पे 4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, √3 अपॉन पे 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है √2x है, तो √2x का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, √3 अपॉन 4 से √3 अपॉन 4 खत्म, ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन पे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, और ये बचा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी खत्म, ही आ जाएगा 1 अपॉन पे 2। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या, कि एरिया ऑफ ए पी बी, ठीक है, अपॉन पे एरिया ऑफ क्यू डी बी जो है वो आ जाएगा 1 अपॉन पे 2 निकल के आ गया। अब ये जो वैल्यू है वो यहाँ चली जाएगी, तो ये आएगा एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू 1 अपॉन पे 2 ऑफ एरिया ऑफ क्यू डी बी, और यही मेरे ख्याल से हम लोग को प्रूफ करना था। तो बहुत ही नकली सा क्वेश्चन था ये, हमने बड़े आराम से कर लिया। इस क्वेश्चन को याद रखना।